आज का टॉपिक है हमारा सेमीकंडक्टर। जितने भी नेचर में मटेरियल हैं, जितने भी एलिमेंट्स हम इस नेचर में जानते हैं, उन सारे मटेरियल्स को उनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर तीन कैटेगरी में बांटा गया है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स कि अगर उस सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक करंट अगर हम पास कराते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट वो सब्सटेंस या वह मटेरियल कितनी आसानी से पास होने देता है, ये उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहलाता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर इन मटेरियल्स को, जितने भी मटेरियल्स अभी तक हम लोग जानते हैं, उनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। तो जितने भी सॉलिड मटेरियल है उनकी कितनी कैटेगरी बनाई गई है? उनकी तीन कैटेगरी बनाई गई है। ऑल मटेरियल्स आर डिवाइडेड into three groups on the basis of their electrical properties। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है, उसके डिसाइड के लिए हम लोग दो टेक्निकल टर्म यूज करते हैं। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और दूसरे को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो ये मटेरियल्स जो अलग अलग ढंग से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को प्रोमोट करती हैं, उनके आधार पर इन मटेरियल्स के थ्री ग्रुप्स बनाए गए हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट वन को हम बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर उस मटेरियल को बोलेंगे जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का वैल्यू बहुत ही हाई होता है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अगर हम डिनोट करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर हम इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं तो कंडक्टर का जो रेंज होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, ये होता है 10 to the power 2 to 10 to the power 8 सीमान पर मीटर। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का वैल्यू है। या ऐसा कोई भी मटेरियल हो जिसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का वैल्यू आपको लाई कहां करता है, उसका वैल्यू होगा 10 to the power 2 सीमेन पर मीटर से लेकर कहां तक, 10 to the power 8 सीमेन पर मीटर तक होता है। तो ऐसे मटेरियल को हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर एक ग्रुप में रखते हैं जिसको हम बोलते हैं कंडक्टर। अगर हम इसके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात करें, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के लिए जो सिंबल यूज करते हैं उसको हम लोग रो बोलते हैं या रो से लिख सकते हैं। इसका जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू लाई करेगा 10 to the power -2 to 10 to the power -8 ओम मीटर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर किसी मटेरियल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का वैल्यू ज्यादा है तो उसके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का वैल्यू कम होता है। ये हम लोग अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो ऐसा मटेरियल, ऐसा सॉलिड, ऐसा मटेरियल जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का वैल्यू 10 to the power 2 to 10 to the power 8 सीमेन पर मीटर के रेंज में हो, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। या फिर उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का वैल्यू 10 to the power -2 से
10 टू द पावर -8 ओम मीटर के बराबर हो तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। इसके बाद जो दूसरा ग्रुप है, इस दूसरे ग्रुप को हम बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर, किस मटेरियल को इंसुलेटर बोलेंगे? ऐसा मटेरियल जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी हम बात करें सिग्मा का जो वैल्यू है, ये किस रेंज में लाई करना चाहिए? इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का वैल्यू बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के वैल्यूज की बात करें तो इसका वैल्यू 10 टू द पावर -11 से लेकर कहां तक लाई करता है? 10 टू द पावर -19 सीमान पर मीटर के रेंज में लाई करता है। की बात करते हैं तो इसकी रेजिस्टिविटी का रेंज कहां तक जाएगा? इसकी रेजिस्टिविटी का रेंज जाता है 10 टू द पावर 11 टू 10 टू द पावर 19 ओम मीटर। यानी इसका जो कंडक्टिविटी है इसके रेस्पेक्ट में क्या है? बहुत ही कम है, जबकि रेजिस्टिविटी का वैल्यू कंडक्टर के रेस्पेक्ट में इसका वैल्यू बहुत ही ज्यादा होता है। ये दो कैटेगरीज हो गई मटेरियल्स की। तो जो थर्ड ग्रुप है उसको, उस कैटेगरी का नाम है, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो इसका, सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का वैल्यू होता है वो न कंडक्टर के बराबर होता है और न ही इंसुलेटर के बराबर होता है। कहने का अर्थ हो गया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का वैल्यू सेमीकंडक्टर का न कंडक्टर के जैसा बहुत ही अच्छा होता है और न ही इंसुलेटर की तरह उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। तो होती कहां है? तो ऐसा मटेरियल जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का वैल्यू कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है। सारे मटेरियल्स को एक थर्ड कैटेगरी में रखा गया है जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी यानी सिग्मा का वैल्यू कहां से कहां लाई करता है? तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी का वैल्यू लाई करता है 10 टू द पावर 5 टू 10 टू द पावर -6 सीमान पर मीटर के रेंज में। और जब हम इसकी रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो इसकी रेजिस्टिविटी का वैल्यू कहां से कहां लाई करता है? रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का इनवर्स होता है। तो इसका रेंज क्या बनेगा? इसका रेंज बनेगा 10 टू द पावर -5 टू 10 टू द पावर 6 ओम मीटर बनता है। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी के वैल्यूज के रेंज को अगर याद करना हो तो कुछ हम इस तरह का एक टूल यूज कर सकते हैं जिसको हम कुछ ऐसे ढंग से लिख सकते हैं, इसे याद रख सकते हैं। पहले का रेंज है 10 टू पावर 2 टू 10 टू पावर 8, तो हम यहां पर यूज करते हैं 2 8, 10 का पावर 2 10 का पावर 8 का रेंज किसके लिए? कंडक्टर के लिए। दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारा इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के लिए हम रेंज याद रखते हैं कौन सा? इसका रेंज है 10 टू पावर -11 टू 10 टू द पावर -19। इसको हम लिख सकते हैं -11 -19। एंड थर्ड ग्रुप, जो इस मटेरियल का जो थर्ड ग्रुप है उसका सेमीकंडक्टर, इसकी कंडक्टिविटी का रेंज कहां से कहां तक जाता है? 5 टू -6 तक। तो हम एक तीसरा टर्म यहां पर ब्रैकेट में यूज कर सकते हैं और तीसरा ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं
5 2 -6। इस तरह से अगर हम इन 3 ब्रैकेट वाले नंबर्स को याद रखते हैं तो हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटीज के वैल्यूज को याद रखना आसान हो जाता है। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में अगर डिफरेंस बताना हो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के वैल्यूज के अलावा, तो एक नया टेक्निकल टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड को समझने के लिए हमें थोड़ा सा एटम को रिवाइज करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं एनर्जी बैंड की। एनर्जी बैंड एटॉमिक थ्योरी के अनुसार हर एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वह होता है उसका एटम। किसी भी एलिमेंट का एटम उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की एक एक्युमुलेशन है, एक कॉम्बिनेशन है, एक ग्रुपिंग है। कहीं पर भी इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एक ग्रुप बना लेते हैं जहां पर कुछ न्यूट्रॉन्स और कुछ प्रोटॉन्स एक छोटे से हिस्से में इकट्ठे हों, स्पेस के छोटे से हिस्से में इकट्ठे हों और उस पूरे ग्रुप के चारों तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग पाथ में, सर्कुलर पाथ में, या कहें मोर अगर एक्यूरेटली बोले तो इलिप्टिकल पाथ में ऑर्बिट करते रहते हैं, उनके तरफ सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करते रहते हैं। ऐसे ग्रुप को, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं एटम। ये एटॉमिक थ्योरी के अनुसार एटम का कंस्टिट्यूशन है, एटम की बनावट है। तो एटॉमिक थ्योरी के अनुसार कोई सी भी एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक ग्रुप है और एटम का जो शेप है वो स्फेरिकल माना गया है। एटम के एक छोटे से हिस्से में, स्फेरिकल हिस्से के एक छोटे से स्पेस में इस पूरे एटम का मास कंसेंट्रेट रहता है और ये कंसेंट्रेट जो मास होगा वो उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास के कारण होता है जो कि छोटे से हिस्से में इकट्ठा होता है। तो एटम के सेंटर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को समेटे हुए एक छोटा सा हिस्सा होगा जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग सर्कुलर ऑर्बिट्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इन सारे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होती है। वो थ्योरी के अनुसार इस एटम के पहला न्यूक्लियस से जो पहले दूरी पर इलेक्ट्रॉन्स का रिवोल्यूशन का पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, n=1। उसके बाद न्यूक्लियस से कुछ खास दूरी पर एक और सर्कुलर पाथ हो सकता है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्बिट, n=2। इसी तरह से जैसे जैसे इस न्यूक्लियस से हम दूर होते चले जाते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स की संख्या बढ़ती चली जाती है, उनका नंबर बढ़ता चला जाता है। अंत में एक ऐसा पाथ होगा जहां पर इस एटम के बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स का सबसे अंतिम समूह, सबसे लास्ट नंबर वाले इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट्स में रहते हैं, उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल्स। तो मान लीजिए ये हमारा एक एटम है, इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें इसमें इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, सेकेंड ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अलग होती है, 8 के बराबर होती है। और इस तरह से अपोव प्रिंसिपल के अनुसार एक एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ
उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग संख्या में रिवॉल्व करते रहते हैं। जो लास्ट ऑर्बिट होगा, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स न के बराबर मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, उस ऑर्बिट को हम बोलते हैं वैलेंस सेल्स। वैलेंस सेल। तो हर एटम का एक वैलेंस सेल होगा और उस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहां होंगे? तो इस वैलेंस सेल में बहुत सारे सबसेल होते हैं, मेनी सबसेल्स। और हर सबसेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच इन ईच। इन वैलेंस सेल में बहुत सारे सबसेल होंगे और हर सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी 2 की होती है। ये हमारा एटम का स्ट्रक्चर है। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अनुसार जब तक एक सिंगल एटम की बात करें तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कहां लाई करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं वैलेंस सेल में, या फिर हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स कहां लाई करते हैं? वैलेंस सेल में लाई करते हैं। या फिर हम कहते हैं कि ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स, जो लास्ट ग्रुप है इलेक्ट्रॉन्स का, वो कहां लाई करता है? ये वैलेंस सबसेल में लाई करता है। और हम कहेंगे कि अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहां है? वैलेंस सेल में है। कब की बात होगी वैलेंस सेल में? जब एटम सिंगल होगा, सिंगल एटम की बात करेंगे। तो किसी भी एलिमेंट के अगर सिंगल एटम की बात करते हैं तो सिंगल एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, जहां पर न्यूट्रॉन और उसके प्रोटॉन्स इकट्ठे होंगे। उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आफाबॉव प्रिंसिपल के अनुसार होगी। और अंत का वह सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की अंतिम ग्रुप लाई करता है, उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इस सेल को बोलेंगे वैलेंस सेल। और हम कहेंगे कि इस एटम के लास्ट वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहां रहते हैं? तो वैलेंस सेल में रहते हैं। ये तो सिंगल एटम की बात होगी। लेकिन जब ये एटम आपस में मिलकर एक सॉलिड का निर्माण करते हैं, एक छोटे से सॉलिड का पार्ट का निर्माण करते हैं, तो उसमें एटम्स की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है। जब ज्यादा संख्या होगी तो बहुत सारे एटम्स आपस में टाइटली पैक्ड होंगे और उनकी बीच की दूरी बहुत कम होती है। अगर हम इसको समझना चाहें तो इसके बाद हम समझ सकते हैं, इन ऑब्जेक्ट, इस मेटल का कोई भी ऑब्जेक्ट है, बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो इस एलिमेंट का जो सबसे छोटा ऑब्जेक्ट होगा उसमें बहुत सारे एटम्स टाइटली पैक्ड होंगे। तो हर एटम्स के वैलेंस सेल्स आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं कुछ इस ढंग से। ये एक एटम है जिसका पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। अगर हम बात करते हैं दूसरे एटम की जो टाइटली पैक्ड होंगे, तो न्यूक्लियस के बीच की दूरी कम होगी और इसका ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल और ये चौथा सेल, इसी तरह से इसका भी चौथा सेल। तो आप देखेंगे कि जितना जो वैलेंस सेल्स हैं
इनकी ओवरलैपिंग शुरू हो जाती है एक छोटे से रीजन, एक छोटा सा रीजन है जिसमें हर एटम के वैलेंस सेल की ओवरलैपिंग शुरू हो जाती है। जाती है जब ओवरलैपिंग शुरू होगी तब हम कहेंगे कि अब इनके इलेक्ट्रॉन्स कहां लाई करते हैं। तो अब हम कहते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में लाई करते हैं। वैलेंस बैंड क्यों? क्योंकि जब एटम्स टाइटली पैक्ड होंगे, ये एटम नंबर 1, ये एटम नंबर 2, तो जब दो एटम्स के बीच की दूरी कम होगी तो दोनों के वैलेंस सेल्स क्या करेंगे, ये इस छोटे से रीजन में ओवरलैप करेंगे। जब ओवरलैप करेंगे तो हम कहते हैं कि अब उनके इलेक्ट्रॉन्स कहां लाई करते हैं, इंडिविजुअल तो वैलेंस सेल में लाई करते हैं, लेकिन जब टाइटली पैक्ड हो जाएंगे तो अब इस फिनोमेनन को कहते हैं कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लाई इन, कहां पर, वैलेंस सेल में नहीं, इन वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। और हर वैलेंस बैंड में क्या होगा, हर वैलेंस बैंड में क्या होगा, बहुत सारे वैलेंस सेल होंगे और हर सेल में सब सेल होते हैं। तो इस वैलेंस बैंड में भी अगर हम कहें, वैलेंस बैंड में बहुत सारे सबसेल होंगे और हर सबसेल की एनर्जी अलग अलग होती है। यानी कि वैलेंस बैंड के अंदर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होंगे और हर की एनर्जी लेवल्स अलग अलग होगी और हर एनर्जी लेवल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी। तो चूंकि ये एनर्जी लेवल सबसेल का एक्यूमुलेशन है और हर सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आफाबाउ प्रिंसिपल के अनुसार मैक्सिमम 2 हो सकती है स्पिन के अनुसार, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो हर वैलेंस बैंड में बहुत सारे एनर्जी लेवल होंगे और हर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मैक्सिमम कितनी होगी, 2 होगी। तो जब हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस की बात करते हैं, उनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के वैल्यूज के अलावा, तब एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड की जब हम बात करते हैं तो एनर्जी बैंड को क्या हम डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी बैंड को एटम्स के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, जब एटम्स टाइटली पैक्ड होंगे सॉलिड के फॉर्म में तो उनके वैलेंस सेल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करने के कारण जो उनके वैलेंस सबसेल्स होंगे वो भी ओवरलैप करते हैं और हमें अब एक बैंड के रूप में बहुत सारे सबसेल्स दिखाई देते हैं, बहुत सारे सबसेल्स फॉर्म होंगे। इन सारे सबसेल्स का एक्यूमुलेशन कहलाएगा एनर्जी बैंड। क्यों एनर्जी बैंड? हर सबसेल का एनर्जी अलग अलग होता है और हर सबसेल की एनर्जी जब अलग अलग होगी तो अब इस छोटे से बैंड को, अब इस छोटे से हिस्से को जहां पर ये वैलेंस सेल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं बैंड, क्योंकि एक बैंड के रूप में दिखेगी, इसको हम एक बैंड के रूप में मान सकते हैं। ये वैलेंस बैंड में बहुत सारे सबसेल होंगे और हर सबसेल की एनर्जी अलग अलग होती है, इसलिए हम कहते हैं कि सॉलिड में एक एनर्जी बैंड मिलेगा जिसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। ये वैलेंस बैंड की बात तब होगी जब एटम्स टाइटली पैक्ड हों और उनके एटम्स आपस में बॉन्ड के द्वारा सॉलिड का निर्माण कर रहे हों। तो जहां ओवरलैपिंग होती है, वैलेंस सेल की ओवरलैपिंग होती है, उस ओवरलैप्ड एरिया को हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। और इस एनर्जी बैंड में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स की बात होगी। एनर्जी लेवल्स की बात क्यों करेंगे? क्योंकि इन ओवरलैप्ड वैलेंस सेल्स में बहुत सारे वैलेंस सब सेल्स होंगे
और हर सबसेल्स की एनर्जी अलग अलग होती है, एक सर्टेन ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। अब वैलेंस बैंड को लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? इन ए सॉलिड ऑफ ए मटेरियल, अगर किसी भी मटेरियल का कोई सॉलिड है तो उस सॉलिड में द एटम्स in a solid of a material, the atoms are closely packed in the lattice structure. जो lattice overlapping, there is overlapping of their valence cells है। Every valence cell consists of different subcells हैं, hence a band of several subcells is obtained, कहां पर obtained होता है? Obtained in overlapping area. This band of overlapped subcells, this band of overlapped subcells is called valence band. The energy of all subcells, are different. हर सबसेल की एनर्जी डिफरेंट होती है और इस डिफरेंट एनर्जी के कारण जो ओवरलैप्ड बैंड था उसमें हमें बहुत सारा एनर्जी लेवल्स मिलता है। एनर्जी ऑफ ऑल सबसेल्स आर डिफरेंट, hence a band of different energy levels is obtained. Hence a band of different energy levels is obtained. कहां पर? Obtained in the valence band. जिस वैलेंस बैंड की बात होती है साथ में एक चीज और क्या है? In every subcells, the maximum number of electron is 2. हर सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। In every subcells there are maximum 2 electrons. हर में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। So valence band can be represented as, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हम इसको दिखाते हैं।
ये एक बैंड हो गया। ऐसा बैंड, कौन सा बैंड, जहां पर एटम्स के वैलेंस सेल्स ओवरलैप किए हैं, ये एक छोटा सा बैंड है। ओवरलैपिंग किसकी हुई है? ओवरलैपिंग हुई है सबसेल्स की, और हर सबसेल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 हो सकती है, इसलिए इसके अंदर, और हर सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी अलग अलग होती है, तो हम इसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनर्जी लेवल कैसे रिप्रेजेंट होंगे? एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट होंगे इन लाइंस के द्वारा। These are the straight lines. Now this is called a valence band. वैलेंस बैंड में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज पेयरिंग के साथ। अब हम इसको कुछ इस ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। These are the electrons. So वैलेंस बैंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं। हमें क्या याद रखना है कि वैलेंस बैंड की बात कब होगी? जब बहुत सारे एटम्स आपस में अरेंज होकर एक सॉलिड का निर्माण कर रहे हो, एक लैटिस स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हो, तो उनके वैलेंस सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन बताने के लिए अब हम वैलेंस सेल का नाम नहीं लेते हैं, अब हम कहते हैं कि उन सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स, सारे एटम्स के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स कहां है, तो अब उनका एड्रेस बदल जाता है। अब उसको हम बोलते हैं कि अब वो वैलेंस सेल्स में न रहकर कहां पर मिलेंगे, और वो वैलेंस बैंड में मिल रहे हैं। अब ये जो सॉलिड का निर्माण हो गया है, अब इस सॉलिड को अगर हम थोड़ा सा एनर्जी सप्लाई करें तो क्या होगा? क्योंकि जब बॉन्ड फॉर्म होता है, तो बॉन्ड फॉर्म होने के बाद जो एटम्स हैं वो सारे के सारे ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, और इस तरह से वो बॉन्ड का निर्माण करते हैं। जब हम उसको एनर्जी देंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग शुरू हो जाती है एक एटम से दूसरे एटम को, और हम कहते हैं कि these electrons becomes free and these are called the free electrons. तो अगर कोई सॉलिड है और उसको अगर हम रूम टेम्परेचर पर भी छोड़ देते हैं, तो वो सॉलिड रूम टेम्परेचर पर ही कुछ एनर्जी इस तरह से गेन करता है कि उसके बॉन्ड फॉर्म करने वाले वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस सबसेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा लिए हुए हैं, वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में आने के कारण वो इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग एक एटम से दूसरे एटम में शुरू हो जाती है, क्योंकि सारे आइडेंटिकल एटम्स होते हैं। जब ये जंपिंग शुरू होगी तो हम कहते हैं कि these electrons are not a valence band. अब ये कहां आ गए हैं? अब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए हैं, और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग एक एटम से दूसरे एटम में जब शुरू होती है, तो हम इसको बोलते हैं देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसके कारण उन सॉलिड्स में, जिस भी सॉलिड्स में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में जंप करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मिल सकती है। अब उस सॉलिड के अक्रॉस अगर सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर देते हैं, तो उस सॉलिड के थ्रू एक इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो शुरू हो जाता है।
तो जब तक हमारा सॉलिड एक्साइटेड स्टेट में नहीं आता है, और एक्साइटेड स्टेट में आने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, हमें कुछ एनर्जी की जरूरत होती है। और ये एनर्जी कहां मिलेगी, ये एनर्जी उस एटम को किस अवस्था मिल सकती है, जब उसको रूम पर भी छोड़ दें तो रूम से वो एनर्जी गेन करके उसके एटम एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं और वो फ्री हो जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इस तरह से अब इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस वैलेंस बैंड के, वैलेंस सेल के, या यूं कहें कि वैलेंस सेल का एड्रेस बदलकर वैलेंस बैंड हो गया था, और जब एनर्जी देंगे तो अब उस इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस वैलेंस बैंड से चेंज होकर अब नया एड्रेस मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। यानी किसी भी सॉलिड्स के इलेक्ट्रॉन्स जब एक्साइट होकर अपने वैलेंस बैंड से निकलकर फ्री हो जाते हैं, और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण उस सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मिलती है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो मिलता है। हम कहते हैं कि अब वो इलेक्ट्रॉन कहां है, तो अब कहते हैं कि दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंडक्शन बैंड। तो इस तरह से एनर्जी बैंड की अगर हम बात करें तो एनर्जी बैंड की बात करते समय हम कह सकते हैं कि एनर्जी बैंड दो तरह की होगी, एक वैलेंस बैंड और दूसरा कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड के बारे में हम लोग ये चीजें लिख सकते हैं, तो कंडक्शन बैंड को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कंडक्शन बैंड को एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ लाइनें लिख सकते हैं।